चंद्रशेखर रावण आज उन्हीं के यहाँ आए हैं, उन्हीं से बातचीत होगी। बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं। अभी लगातार दलित पिछड़े जो समाज के लोग हैं उनकी स्थिति क्या है आज के समाज में, और जो उनको अधिकार मिलने चाहिए वो कितना मिल पाए हैं। जगदेव बाबू का एक कथन था, नारा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। क्या लगता है आपको कि ये 90 भाग अब भी जागरूक हो पाया है? क्या उनको हक मिल पाया है? नहीं, ये अभी तो नारा ही है। जो उन्होंने एक और नारा भी कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अभी तो दूसरी पीढ़ी का संघर्ष चल रहा है, राज वाला संघर्ष अभी आया नहीं है। बेसिकली मैं मानता हूँ कि ये एक बड़ी थ्योरी है, इस पे एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। देश में नहीं हुई है चर्चा है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए चर्चा, मतलब लोगों को जानकारी होगी, तर्क वितर्क होंगे, चर्चा होगी। और सरकार का किसी सरकार का एजेंडा एजुकेशन पे बहुत अच्छा नहीं। आज एजुकेशन का बजट कम हो रहा है, अभी सेंटर का बजट देखो, आपको एहसास हो जाएगा। वंचित वर्गों के लिए जो हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप थी वो ख़त्म की जा रही है। कोई नए इंस्टीट्यूशन का निर्माण नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह का नहीं हो रहा जिससे लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो। अनिल भाई, देश आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। जो हालात थे, आर्थिक हालात, रिसोर्स में जो बंटवारा था, संसाधनों में जो वितरण था, वो 15 अगस्त 1947 को भी सेम था। जो गरीब था वो गरीब था, वो गरीब ही रहा। जो अमीर था वो अमीर था और अमीर ही रहा। तो जो देश की एक बड़ी आबादी, जो क्योंकि भारतीय संविधान से पहले जो व्यवस्था थी, उसके जो आधार थे, उसके जो उद्देश्य थे, उसके जो नियम थे, उनके अनुसार जो व्यवस्था के अनुसार चीज़ें चल रही थी, जिन लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। ब्रिटिश रूल में थोड़ा सा, क्योंकि न्यायप्रिय काम हुआ है, उन्होंने अवसर दिए, पैदा किए हैं 100 साल के आज़ादी से 100 साल से पहले के उससे पहले बहुत कुछ अच्छा नहीं था। तो वो जो पहली व्यवस्था थी, उसके कारण जो बड़े पैमाने पर लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया था, आज़ादी के बाद उन पे काम होना था। और उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, या जो पहली अंतरिम सरकार बनी, उन्होंने वादा किया था कि हम भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अभी तक नहीं पहुंच पाया अंतिम व्यक्ति तक, उसको हम लोग संविधान के जरिए देंगे। और यही लोकतंत्र है। सरकार बनती इसलिए है कि अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाएं, और उनकी कभी समय समय पर उनकी जानकारी इकट्ठा करके, जिसको हम जनगणना के रूप में देखते हैं हर 10 साल बाद, उस जनगणना के आधार पर जो पिछड़ रहा हुआ है या पिछड़ गया है, अभी तक मुख्य धारा में नहीं है, उसको मुख्य धारा में कैसे लेके जाए, उसके लिए कुछ योजनाएं तैयार। ये सरकार का काम है। सरकार का जो बजट होता है, सरकार ऐसा थोड़ा ही कि आज की सरकार, प्राइम मिनिस्टर कोई बिजनेस करते हो या मेहनत मजदूरी करते हो, पैसा लाते हो, जनता को देते हो। आज की सरकारें तो इस तरह का व्यवहार करती हैं जनता के साथ, जैसे अगर वो कुछ किसी चीज़ में छूट कर रही है, फ्री दे रही है, जैसे वो बहुत बड़ा उपकार करे। जनता का पैसा है, बेसिकली बजट है क्या? जनता से, और जो प्राकृतिक रिसोर्स और जनता जो टैक्स लिया जाता है, वही तो बजट है। जनता का पैसा जनता को देना, उसमें कौन सा उपकार करना है? तो हम दिखाते हैं इस तरह से, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए और मीडिया उसके जरिए, जैसे सरकार ने बहुत कुछ अपनी जेब से दे दिया। जनता का पैसा जनता को देना कोई उपकार करना नहीं है, बस कि इसीलिए सरकार है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी चोरी होती है, बहुत सारी सब चीज़ें आती हैं। तो वो जो 90 भाग है वो भी नहीं मिला है। जिन पर रोजगार नहीं था उनको रोजगार नहीं मिला, जिनको ऊपर उद्योग नहीं थे उनको उद्योग नहीं मिले, जिनको और तमाम तरह की जो सुविधाओं से वंचित थे उनको वो नहीं मिली। आज आज़ाद भारत में आज भी लोगों को पक्के मकान नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, आने जाने के ट्रैवल करने के लिए पैसे और सुविधाएं नहीं है। तो 75 साल की आज़ादी में क्या मिला है? और बाबू जगदेव प्रसाद की बात कहाँ तक पहुँची है? अगर हम इसको ज़मीनी हकीकत देखना चाहें तो गांव में जाके देखिए, या शहर में देखनी हो तो नालों पे जाके देखिए कौन रह रहे हैं। रेलवे के स्टेशन की जो पटरियां हैं उनके आसपास कौन रह रहे हैं। भाई, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी गाँव में जाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, या फिर मैं खुद के अपने गाँव में भी जब भी गया, मैंने आज भी देखा है कि जो दलित पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के साथ या उनके साथ बराबरी का तो खैर छोड़िए, मतलब एकदम अलग तरह का व्यवहार होता है, छुआछूत वाला मसला है। ये बाबा साहब के दौरान भी था, ये आज भी है।
तो बाबा साहब के उस संविधान का कितना फ़र्क पड़ा आज के समाज में। लेकिन मैं ज़रा आपके बचपन से होकर गुजरना चाहता हूँ, आपके परिवार से होकर के गुजरना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा था? क्या आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती थीं, छुआछूत या फिर भेदभाव? कभी किसी के गिलास में गलती से आपने पानी पी लिया तो उसको लेकर के, क्या सही में आज भी आपके साथ ये देखने को मिलता है? बचपन और आज में कितना अंतर आया है? देखिए, एक अच्छा सवाल आपने रखा है। इस सवाल के साथ एक जानकारी और साझा कर देता हूँ। आज हम जहाँ बैठे हैं मेरा घर है और यही मेरा गांव। इसका नाम छुटमलपुर है और ये जिला सहारनपुर के बिल्कुल बॉर्डर का एक गांव। इसके बाद उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। और मैंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को देखा, आज तक वो मेरे गांव का नाम भी सही नहीं बता पाए। मुझे उन पर बड़ा वो होता है कि उनकी जो जानकारी इकट्ठा करने के सूत्र हैं वो कैसे, जो गांव मुझसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है या 20-30 किलोमीटर दूर, उसको मेरा गांव लिख देते हैं। मैं बड़ा ताज्जुब में जाता हूँ कि आपका थिंक टैंक, आपका जो सर्चिंग लेवल है वो क्या है, और आप अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। मैं यहाँ पैदा हुआ इसी जगह पे। हमारा पैतृक गांव यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। मेरे फादर बाबा साहब अम्बेडकर के इसी संविधान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या बदला, उसी की वजह से नौकरी लगे, अवसर आए तो उनको आगे बढ़ने का, क्योंकि संविधान ने जो है समानता और समान अवसर की बात की। जब नौकरी लगी तो क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में बीच में एक नदी पड़ती है, पुल नहीं था, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता, क्योंकि वो टीचर थे प्राइमरी स्कूल में और आपको एक टाइमिंग है, उसी टाइम पहुँचना है। तो मेरे फादर यहाँ चले आए, जहाँ बहुत कम गांव होते थे, बड़े बड़े पेड़, और उनको थोड़ा सा तैयार करके मेरे फादर ने ज़मीन ली और यहाँ उन्होंने रहना शुरू किया। यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। हम 6 भाई बहन हैं, 3 बड़ी बहनें हैं। शादी हो गई? हाँ, सभी की। चौथे नंबर पे मुझसे बड़े भाई है, 5वें में हूँ, मुझसे छोटे एक और भाई है। मेरे माता पिता, ये 8 लोगों का परिवार। मेरे फादर ने उस एक नौकरी की बदौलत क्या बदला है, हम 6 के 6 भाई बहन को पढ़ाया। जो बुनियादी सुविधाएं हमें चाहिए थी, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, आने जाने के लिए व्यवस्था, वो तमाम तरह की चीज़ें, सब चीज़ें की मैंने बचपन बहुत करीब से देखा। और मतलब करीब से नहीं, बहुत गरीबी में देखा। घर चलाने के लिए माँ ने भी रोजगार के साधन के तौर पे भैंस पाली हुई थी। माँ खेत में जाती थी घास लेने के लिए। हम पे यहाँ ज़मीन नहीं, गाँव में ज़मीन है, यहाँ तब उस समय ज़मीन नहीं थी। दूसरों के खेतों में घास लेने के लिए जाना, उस घास को लेके आके उस घास को भी, मतलब हमें अवसर, कहीं से अवसर मिले कि हम अपने पीढ़ियों को तैयार कर पाएँ। हमारे समाज ने और मैंने, सभी लोगों ने उस तरह का जीवन जिया है जो वंचित वर्ग पूरा। मैं अक्सर खेत पे स्कूल से आता तो माँ के पास चला जाता, खेत से वो घास की गठरी उठाने के लिए, लकड़ी उठाने के लिए। गैस तो अब आया, पहले चूल्हे पे खाना बनता था। जब माँ कहीं चली जाए तो पिताजी खाना बनाते थे। तो हमने तो बचपन देखा, इस तरह का बचपन जो जिसको वास्तविकता में गरीबी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता तो मैंने महसूस किया, मैं गर्व करता हूँ कि सभी के फादर ऐसे हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे एहसास करा कि वो चाहते तो वो ले लेते। उस समय वो आती थी एक छोटी सी, वो हीरो पुक के नाम से, एक वो विक्की टाइप है। लेकिन वो क्योंकि रिसोर्स नहीं थे तो वो 20-20, 30-30 किलोमीटर जहाँ पढ़ाने जाते थे साइकिल से जाते थे, और फिर ऐसे ही साइकिल से आना। तो हमने संघर्ष देखा किस तरह से गरीबी से लड़के अपने आप को खड़ा किया जाता। लेकिन मेरे फादर ने हमें अवसर दिए कि हम पढ़ें, और पढ़ के, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा एक हथियार है, यही एक ताकत है जिससे हम लोग लड़ सकते हैं। स्कूल के दिनों में कभी आपके साथ कुछ भेदभाव? बेसिक स्कूल है क्या? स्कूल में हम लोग सीखने जाते हैं। अब ये स्कूल का एटमॉस्फेयर है कि वो हमें क्या सिखाता है। पहले तो आज के स्कूल को ना, हमने इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी बहुत डेवलप नहीं हुई। बेसिकली स्कूल में तैयार होता है व्यक्तित्व। हमें वहाँ पढ़ाना चाहिए भारतीय संविधान कि हमारी कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति। पढ़ने के लिए मैं कक्षा 2-3 में रहाऊंगा, तभी वहाँ के टीचर्स इस तरह का कमेंट पास करते थे। आज चीज़ें बदली हैं, मैं उस पर वो नहीं करना, लेकिन सत्य अगर आप जानना चाहते तो ये है कि भाई ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आ गए हैं। वजीफ़ा कहते थे उस समय, वजीफे वाले हैं ये लोग, जबकि हमें वजीफ़ा नहीं मिलता था क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे थे। आय का प्रमाण पत्र बनता था, नहीं होता तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जाति की वजह से ये अपमान सहना पड़ता था। क्लास में सबके सामने टीचर को कहने में ये परहेज नहीं होता था कि हम वजीफे वाले हैं या हम पढ़ने नहीं आते, हम तो गेहूँ लेने के लिए आते हैं। हाँ, जिन्होंने
वो भेदभाव की जो बीच की दूरी है उसको कम करने का काम। खत्म करना है। हाँ, वही टीचर जब आपसे इस बात को कहे कि गेहूं लेने के लिए आ गए हैं, वो आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस इतना डरा दे। आज भी आप देख रहे हो, दर्शन सोलंकी ने सुसाइड किया, एक बच्ची पंजाब की, उसने सुसाइड किया, रोहित का जो मामला है, ये जो जातिगत उत्पीड़न है, जो कॉलेज में नहीं, हायर एजुकेशन उसमें, जो आईआईटी और उसमें सब जगह पे है, ये है। इससे कितना ही पर्दा ढक लें, अगर हम ये सोचें कि सूर्य के ऊपर हम चादर ढक दें और अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सच ये है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। और मैंने कहा ना पहले आपसे, इससे पहले मैंने कहा कि स्कूलों में होना क्या चाहिए, स्कूलों में हमें शिक्षा देनी चाहिए कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं करना है। वो कोई काम नहीं करना जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन हम करते क्या है, जो हम घरों में सीखते हैं उसको हम स्कूल में जाके अप्लाई करते हैं, और जो हम स्कूल में अप्लाई करते हैं उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। कि आप अच्छा पढ़ने वाले हो और इस जाति से आते हो, वो भी एक तरह की वो है। स्पेशली इन्हीं विशेष जाति के बच्चों को टारगेट कर लिया जाए कि सारे आरोप, अगर कुछ भी गलती किसने की है तो आरोपी वही होगा, तमाम तरह की चीज़ें। और फिर बातें बहुत हैं, लेकिन उन चीज़ों से ऊपर उठ के अब मैं बहुत कुछ सोचता हूँ कि ये अब इसको सोचने से काम चले। जैसे मेरी थ्योरी में मैं कहता हूँ, रोने से काम नहीं चलेगा, ना ही छिप के घर में बैठने का, सामना करना पड़ेगा। और इसको इतनी ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा कि लोगों को समझ आए कि ये इशू है और इससे लोगों को दूरी बनानी चाहिए। तो कास्ट एट्रोसिटी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। मैं तो मेरी तो संघर्ष ही पूरा इसी से स्टार्ट हुआ है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा वहाँ जातिगत भेदभाव था। वहाँ तो चलो हमें छोड़ो, आप बच्चों को, जो व्यवस्था में ऊंची जाति है जिनको कहा जाता है, उनके बच्चे टीचर्स के साथ, शेड्यूल कास्ट के टीचर्स के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे। लेकिन ये सहना पड़ता है क्योंकि हमारे दिलों में जाति का दम्भ है और हमने जाति को एक्सेप्ट कर रखा है। और जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है और देश में जाति व्यवस्था है, तो ये सहना पड़ता है। और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बड़े पैमाने पे है और मैंने इसको कई बार सहा है। जब हम लोगों को ऐसे सवाल करने पड़ते हैं, खासकर मुझे, क्योंकि मैं अगर आज इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे इंट्रोडक्शन क्या देना पड़ता है कि ये चंद्रशेखर रावण हैं जो दलित पिछड़ों के मसीहा हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये जो सवाल है ना, यहीं पे पहले चुभता है। आप सबके नहीं हैं, आप कुछ लोगों के हैं, वहीं पे बांट दिए जाते हैं। इसी पे भी खुश हूँ कि कुछ लोगों के लिए मैं हर उस गरीब के लिए लड़ रहा हूँ, किसी जाति समुदाय का जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ये जिसके साथ जो है जानबूझ के जिसको सताया जा रहा है। देखो, गरीबों अमीरों में भी एक क्लास है, लेकिन जाति एक बड़ी कड़वी सच्चाई। जैसे आपने कहा कि ये चंद्रशेखर रावण, मैं इस आइडेंटिटी को अस्वीकार करता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। और मैंने कई बार साथियों से कहा, मीडिया के लोगों से, भाई आप मुझे कहोगे कि दलितों के नेता हैं, तो भाई मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी भी मैं बहुत ईमानदार से काम करके जाति व्यवस्था की वजह से सबका नेता नहीं बन सकता हूँ। आपको नेता किसका बनना है? नहीं, मुझे नेता बनना ही नहीं है। मैंने तो अभी अपने नहीं मैंने अभी एक्सेप्ट किया अपने अधिवेशन में कि ना मैं नेता था, ना हूँ और ना बनना चाहता हूँ। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, पेरियार के जो मान्यवर काशीराम का जो मूवमेंट है, जो परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन, उसका एक सिपाही हूँ। और जब तक मैं सिपाही रहूँगा तब तक ही मैं उनके आंदोलन चला पाऊंगा। जिस दिन मैं नेता बन गया उस दिन उनके आंदोलन से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। क्योंकि नेता का अपना एक सोच होती है, नेता का अपना एक दायरा होता है, और नेता समाज को चाहिए भी नहीं। नेता समाज पे बहुत, समाज को समर्पित कार्यकर्ताओं की, वर्करों की जरूरत है, जो इस लड़ाई को, अपने इस बोझ को कंधों पे उठाएं। नेता तो अकेला आदमी होता है, उसके पीछे जो उस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं वो तो छिप जाते हैं उसमें। तो इसलिए नेता तो बनने, अगर नेता ही बनाने हैं तो फिर इतने नेता बनाओ कि फिर कोई नेता, अगर एक नेता आपको धोखा दे के भाग जाए वादा करके, तो कम से कम आपके पीछे बैक सपोर्ट हो कुछ। पर अभी तो आपके मूवमेंट में आप ही नज़र आते हैं ना। हाँ, अभी हमारे लोग मुझे ही ऊर्जा दे रहे हैं। देखो, बहुत बड़े प्लेटफार्म नहीं, लेकिन अगर आप जानकारी के लिए देखोगे तो हर स्टेट में स्टेट होल्डर्स हैं और उन्होंने एक पहचान डेवलप की है। वही लोग लोगों को जुटाते हैं, वही लोग सरकारों से लोहा लेते हैं, वही लोग सरकार के उत्पीड़न का शिकार होते हैं, वही जेल जाते हैं, उन पर मुकदमे लगते हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया मुझे ही देखना चाहता है इसलिए मैं ही दिखता हूँ। वरना सच ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी टीम है। जिस स्टेट को हम लोग काम कर रहे हैं उसकी स्टेट की पूरी टीम है। मैं तो वहाँ तब जाता हूँ जब मुझे बुलाते हैं। बाकी 90% लड़ाई तो वही लड़ते हैं, क्योंकि अभी उनका काम मीडिया की नज़रों में नहीं है, इसलिए वो दिखाई देते हैं। वरना मीडिया देखना चाहेगी तो इस मूवमेंट में आपको हज़ारों नेता मिलेंगे जो खुद जिनको जो है ना अपने दम पे लड़ सकते हैं और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को गलत करने से रोक रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको नेता नहीं बनना है और आपके पास एक संगठन था
इस सवाल पे आने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ 2017 वाली घटना पे। असल में क्या था वाक़या? क्या दलित पिछड़ा समाज ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षति पहुंचाई थी पहले, या फिर उन्होंने रविदास जी की मूर्ति के साथ कुछ किया था? देखो, सच ये है कि दलित पिछड़े कभी किसी को अपमानित करना चाहते नहीं। वो खुद ही इतनी व्यवस्था में अपमानित हुए हैं कि वो किसी का अपमान करना चाहते ही नहीं। उन पे सच तो ये है कि उनके पास इतना समय नहीं है। वो अपने रोटी रोजगार में इतने बिजी हैं, अपने कामों में इतने बिजी हैं, मेहनत मजदूरी में इतने बिजी हैं, खेती किसानी में इतने बिजी हैं कि उन पे इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। दूसरी बात, अब आप ये सोचो, जो खुद इतने लंबे समय से व्यवस्था में अपमानित हो रहा है, वो किसी का क्या अपमान करेगा। लेकिन आज एक नई चीज़ जो है, एजुकेशन की वजह से एक ऐसा डेवलपमेंट है कि आप अन्याय, अगर किसी पर अन्याय कर रहे हो तो वो फिर सहना नहीं चाहता है। वो सेल्फ प्रोटेक्ट करता है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, फिजिकली भी प्रोटेक्ट करता है, सेल्फ प्रोटेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ ये जो बेल्ट है पूरी देश में, एक गुरु हुए हैं संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज, उनके मंदिर में, उनके गुरु घर में उनकी मूर्ति को अपमानित किया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। एक बड़ा समाज उनमें आस्था रखता है। जैसे हिंदू धर्म के को मानने वाले लोग भगवान राम में, श्री कृष्ण में, देखो मैं तो मानूं ना मानूं लेकिन मैं फिर भी उनका सम्मान करता, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो इनमें आस्था रखते हैं। उसी तरह तो एक बड़ा समाज सतगुरु रविदास जी में भी आस्था रखता है। तो आपकी आस्था दूसरे की आस्था नहीं। उन्होंने अपमान किया, उन्होंने चीज़ें खराब की, उन्होंने पूरे मारपीट की, लोगों के घर जला दिए, और फिर एक प्रोटेस्ट जो उसके पक्ष में हो रहा था कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए, उसको मीडिया ने और तमाम तरह की चीज़ों ने उस तरह से जो है उसको डिस्टॉर्ट किया सरकार के इशारे पे कि उन्हीं को जो है, जो पीड़ित थे उन्हीं को जो है आरोपी बना दिया। तो इस घटना के बाद हमारे लोगों ने, क्योंकि सरकार के लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे आरोपियों को, उसके लिए एक प्रोटेस्ट रखा। और मैं जानता हूँ कि हिंसा कभी नहीं होती, हिंसा कराई जाती है। पुलिस ने जो लोग उसमें उस प्रोटेस्ट में शामिल होने, उनको पीटना शुरू किया, उनको बंद करना शुरू किया, उन्होंने माहौल ख़राब किया, और फिर उसका एक रिएक्शन हुआ। और वो रिएक्शन भी बहुत कुछ उस तरह से नहीं था। वो ठीक है, पुलिस अगर लाठी गोली चलाएगी तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं हम लोग, अर्जक संघ को मानने वाले लोग, हम कभी हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं। तो मैंने लोगों को रोका कि वो इस विवाद में न जाए। पुलिस और सरकार यही चाहती है। हमारी लड़ाई जो है वो आगे बढ़ने की है। जब हम इस तरह के चीज़ों में कंट्रोवर्सी फंस जाएंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। और अंत क्या हुआ कि आरोपियों को पकड़ने की जगह पुलिस ने हमारे लोगों पर मुकदमे लिखे और हमें इनामी घोषित कर दिया, और फिर गिरफ्तारी, और उसके बाद जेल के बाद बेल मिलने के नेक्स्ट डे एनएस से तो 16-17 महीने की जेल, तमाम तरह के टॉर्चर्स, तमाम तरह की परेशानियाँ, फिर वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। आप कहते हैं कि आपको एनकाउंटर करने का प्लान था आपका। इस गवर्नमेंट की खासियत है एनकाउंटर, अगर आपने देखा हो। उनका पूरा प्लान ही ये था कि हम इस आदमी को इस तरह से प्रेजेंट करें कि बाद में इसका एनकाउंटर करने पे पब्लिक सेंटिमेंट इसके साथ ना खड़े हों। जब 21 तारीख में इस अन्याय के खिलाफ बड़े पैमाने पे देश के से जुड़े हुए लोग उस आंदोलन से दिल्ली आए, तब सरकार को एहसास हुआ कि इसको मारना इतना आसान नहीं है। अगर उससे पहले में सरकार के हाथ लग जाता तो सरकार मार देती। मैं आपको वापस से पुराने वाले क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ, वहाँ पे जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं हूँ। अगर आप नेता खुद को नहीं मानते हैं तो भीम आर्मी का संगठन आपके पास था, बहुत बड़ा संगठन। उस संगठन में आप ऐसी चीज़ें क्या नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए आपको आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी और उसके द्वारा आपको चुनाव लड़ना पड़ा? देखो, मैं तो अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलता हूँ। इस पे दो चीज़ें मैं आपसे कहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। मान्यवर काशीराम साहब भी कहें, जिसका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। जब ये वोट का राइट्स बाबा साहब ने दिलाया
जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे। इसकी पहले जो इसकी वो थी तो 21 साल के लोगों को वोट डालने का अधिकार, फिर ये चेंज हुई राजीव गांधी गवर्नमेंट, फिर ये 18 साल हुई। तो उन्होंने कहा आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। यानी कि मैक्सिमम आबादी भी, वो लोग भी जिनके पास सुविधाएं नहीं, वो भी अपनी वोट का अगर सही तरह से प्रयोग करेंगे तो उनको भी सत्ता में आके अपने लोगों के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। यही मैं इस बात को भी और मजबूत करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय की जो सरकार थी उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये जो कह रहे हैं इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा। ये जो बात कर रहे हैं कि हम संविधान को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत जोर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? उन्होंने तो कई पार्टियां बनाई। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की पार्टी के रहते पार्टी क्यों बनाई? देखो, मैंने ये महसूस किया। कब बनाई मैंने पार्टी? जब मैं 16 महीने जेल में रहा, मैंने लाठियाँ खाई, मुकदमे झेले, सच्चा ईमान होते भी जो है झूठे आरोप झेले, निर्दोष होते भी जो है इतने मुकदमे और जेल, इतने लंबे समय तक अपने जीवन को संकट में डाल के जो है डाले रखा। तब मुझे एहसास हुआ कि निर्दोष होते भी किसी के अगर जीवन को प्रभावित कर सकते तो सत्ता है। भारत की राजनीतिक सत्ता में बहुत ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर इसको कह गए। फिर मैंने तय किया, पहले मैंने प्रयास किया, एक दूसरा दल था उनसे बात करने का कि वो भी उनके साथ मिलकर काम कर लें। उन्होंने मना कर दिया, मैं उन पर बात ही नहीं करना चाहता। मायावती जी की बात कर, मैं उस विचारधारा से जुड़े आंदोलन जिन पर मैं भरोसा करता था उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैं इस विचारधारा को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को नहीं छोड़ सकता हूँ। आज नहीं, पूरे जीवन में। इसको रिकॉर्डेड है आपके पास, कभी चेक कर लेना अगर इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि मायावती ने जो बहुजन की विचारधारा थी, मान्यवर काशीराम की विचारधारा थी, उससे वो अलग हो गई हैं। तो जब मैंने देखा कि हम लोगों के जीवन में चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं जो अभी तक नहीं आया, उस परिवर्तन को करने के लिए पहले जो संविधानिक जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कराने की पावर किनके पास है, और अगर नए अवसर आज के समय परिस्थिति के हिसाब से तैयार करने हैं तो उनको वो कानून बनाने के अवसर किसके पास है? तो जो कानून बनते हैं वो सदन में बनते हैं, विधानसभा और लोकसभा, सड़कों पे नहीं बनते हैं। जिस दिन मेरी बात ये समझ में आई कि अगर परिवर्तन करना है तो शक्ति की जरूरत है, राजनीतिक शक्ति की, उस दिन फिर हमने अपने लोगों से तय करके फिर हमने अपना दल बनाया। क्योंकि मैं इस विचारधारा से अलग किसी दल में नहीं जा सकता था। नेता तो हो गए ना आप। अब मैंने क्या कहा आपको, अगर इस तरह से अपने समाज को अवसर देना, उनको जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को उन तक पहुंचाना, उनकी आवाज़ उठाना, उनके लिए नए अवसर पैदा करना, अगर इसको नेतागिरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको अपने महापुरुषों का दिखाया हुआ जो रास्ता है उस पर चलने के लिए कह रहा हूँ। होना और नेता कहलाना और नेता बनना गलत कहाँ है? मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नेता वो होता है, नेता समाज से सिर्फ लेता है, समाज को कुछ देता नहीं। हम सिपाही हैं, हमने अपना जीवन इस समाज के नाम समर्पित किया। हम पे भी अवसर थे, अगर नेता ही बनना होता तो हम पे अवसर थे अनिल भाई कि हम किसी भी दल को ज्वाइन करके MP MLA बन जाते, मिनिस्टर बन जाते। मतलब इसका मतलब ये है कि मौके थे और आपको ऑफर दिए गए? बिल्कुल दिए गए, मैंने तो कई इंटरव्यू में इस बात को बताया, लेकिन मैंने मना कर दिया। बड़े बड़े राजनीतिक दलों से वो दिए गए। भाजपा ने दिया कभी? भाजपा ने भी दिया, जेल में रहते दिया, और कहा कि चुनाव लड़ो कैराना से, उपचुनाव, तो तुम्हारी जो है राशु का हटा देंगे, आओ भाजपा ज्वाइन करो, जो कहो वो देंगे। तो मैंने कहा ना, अगर मुझे यही सब चीज़ें चाहिए होती, मैंने महसूस किया कि जब मैं निर्दोष होते मैं सह सकता हूँ, जिसके साथ इतने लोग खड़े हैं, तो देश में कितने ऐसे निर्दोष लोग होंगे जो इस तरह से सरकार के मोहरे बनते हैं और सरकार द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, और फिर उनकी फैमिली को क्या सहना पड़ता है। आपको क्या लगता है मैंने अकेले उन्हें समस्या झेली? जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने झेली, उनके परिवारों ने झेली। जब किसी के परिवार का एक जिम्मेदार आदमी बंद हो जाता है तो उसका पूरा परिवार उससे जो है प्रभावित होता है। मुझसे मिलने मेरे परिवार के लोग जाते थे, हमारे संगठन के लोग जाते थे। कोर्ट में कैसे करोगे सामना आप, सरकारी वकील जो सरकार के जो हैं बड़े वकील हैं, उनका सामना कैसे करोगे? आपको पैसा जुटाना पड़ेगा कोर्ट का केस लड़ने के लिए। मैं तो अच्छा हूँ कि मेरे साथ मेरा समाज था जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, प्रोटेस्ट किए, कोर्ट से मुझे किया और मुझे रिलीफ दी, मेरे लिए लड़े। ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए समाज के लोग लड़ पा रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको जान पा रहे हैं, निर्दोष होते जो जेलों में बंद है। अब आप जिनकी बात कर रहे थे, देखो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब मैं उन पर बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। मगर एक सवाल मैं आज आपके माध्यम से छोड़ रहा हूँ
एक अच्छा पुत्र कैसा होता है, अगर हमें इसका आकलन करना हो। पिता द्वारा एक संपत्ति अर्जित की गई और उस संपत्ति को जो बिल्कुल ख़त्म कर दे, बेच दे, लुटा दे, उस पुत्र को अच्छा माना जाए, या उस पुत्र को अच्छा माना जाए उसके विपरीत कि जो पिता की संपत्ति का संरक्षण करे और उसको और बढ़ाए। जो राजनीतिक विरासत, मेरी बीएसपी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरे फादर ने, मैंने, हम सब लोगों ने बीएसपी में काम किया है। हमारे खून में है वो आंदोलन, बस नाम बदला, बीएसपी से एसपी हुआ है। जो संपत्ति मान्यवर काशीराम साहब अर्जित करके गए, इतना संघर्ष करके उनके साथ लाखों लोगों ने संघर्ष कर नौकरियां छोड़ी, आज उसकी हैसियत क्या है? बीएसपी से एसपी हुआ मतलब? ये अब हम अपनी पार्टी जो हमारी है, आजाद समाज पार्टी, एएसपी, पहले आरपीआई थी, फिर आरपीआई से लोगों ने विश्वास कम हुआ और मान्यवर काशीराम साहब उसमें अपना जो योगदान देना चाहते, ये आरपीआई के लोग उसे नहीं दे पाए, तो उन्होंने अपना दल बनाया और उससे समाज को शक्ति दी। फिर जब हम इस दल को सींचना चाहते थे, इसमें योगदान, उन्होंने मना कर दिया, उनको जरूरत महसूस नहीं, तब हमने अपनी काबिलियत को साबित करने का अपना दल बनाया, आज़ाद समाज पार्टी। तो मान्यवर काशीराम साहब जो राजनीतिक विरासत, पूरे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली आते थे, एमएलए और एमपी जीतते थे। आज उनकी उस दल की हैसियत देखो, राजनीतिक हैसियत क्या बची है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो आपने जिस पुत्र ने पूरी विरासत को लुटा दिया, समाज क्या सवाल नहीं करेगा उनसे कि भाई फिर आपकी योग्यता कैसे नापा जाए? आपके सामने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बनी। आज वो भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पे काबिज है, मैक्सिमम स्टेटमेंट की सरकार है, और उसके समकालिक, जैसे हम भारत की इकोनॉमी को देखते हैं, चाइना और इंडिया एक लगभग एक समय वो हुए। आज चाइना की इकोनॉमिक पावर कहाँ है और भारत की कहाँ है, तो एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसे ही आप देखो कि ये दल एक आसपास बने, एक दल देश की सत्ता पे, एक दल जो है अपने जिस प्रदेश में सरकार बनाई उसमें भी जो है उनका वजूद इतना सा हो गया, तो वो उनकी राजनीतिक कमजोरियों की वजह से दूसरे दलों को ताकत मिली है। वरना इतना बड़ा आंदोलन जिसको मान्यवर काशीराम साहब ने सींचा, उनके साथियों ने सींचा, समाज को तैयार किया, समाज ने तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए इस लड़ाई को अपने कंधों पर स्वीकार किया, महापुरुषों की बात सुन के, उनके संघर्ष को सुन के। आज वो समाज तो झुका तो है, लेकिन आपकी हैसियत तो कम हो गई है। चंद्रशेखर, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है कि आप भी आपको भी लगेगा कि ऐसा है समाज में। दलित पिछड़ों की जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं, जो भी बड़े राजनेता हुए, मैं मान्यवर कांसीराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीपी मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगदेव प्रसाद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं भोला पासवान शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रामविलास पासवान जैसे नेताओं की, जिनका एक लंबा संघर्ष था 90 के दशक में, लेकिन 2000 के बाद आते आते वो एकदम से ख़त्म हो गया। सिर्फ सत्ता और सत्ता और सत्ता और सत्ता के साथ रहे। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो दलित पिछड़ों की लड़ाई होती है, जो उनके मुद्दे होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। दोबारा उनके लिए कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते, ना ही सदन में, ना ही उसके बाहर। दूसरा, एक सबसे बड़ी नेता मायावती जी, बहन मायावती जी, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के और खासकर पूरे देश के लोगों का एक बड़ा भरोसा था, ऐसे नेताओं ने भी कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कई बार ये हवा उड़ी कि शायद वो भाजपा के साथ कोलैबोरेशन करके आ रही हैं या फिर अन्य में। आप क्या मानते हैं कि इन नेताओं ने सही में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है? देखिए, किसी भी चीज़ के फाइनल डिसीजन पर जाने के लिए हमें उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम, दी गई प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन, आकलन करना चाहिए। रामविलास पासवान जी की आपने बात की, बड़े नेता, मैं आज भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि दलित का बेटा तो हल भी चला लेगा, ब्राह्मण का बेटा कहाँ चलाएगा हल, तो इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। दलित का बेटा क्यों हल चलाए? बातचीत में, आपकी सोच में भी बड़ा बदलाव होता है, और ये उसी बदलाव का नतीजा है। मेरी अपर कास्ट के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि मैं जाति व्यवस्था नहीं मानता हूँ। जब जाति व्यवस्था नहीं मानता तो अपर और मिडिल और लोअर कास्ट भी नहीं मानता हूँ। लेकिन जो व्यवस्था आधार पर जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप चेक करो कि सुप्रीम कोर्ट में किस जज किस जाति से आते हैं, हाई कोर्ट में कितने जज किस जाति से आते हैं।
जो केंद्रीय सचिवालय उसमें कितने जज किस जाति से आते हैं, जो केंद्रीय सचिवालय उनमें कितने सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी किस जाति से आते हैं। आप जितनी यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर चेक करो किस उससे आते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स का डाटा वो कर लो, क्यों प्रोफेसर्स सरकार वगैरह डरती है। सब। प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप चेक कर लो। एक बड़े प्लेटफार्म पे क्यों डरती है बीजेपी जातिगत जनगणना से, और कांग्रेस भी डरती। जो अपर कास्ट की पार्टियां हैं उनके जो वो क्यों डरते हैं जातिगत जनगणना से, क्योंकि ये पोल खुलेगी कि जिनके लिए आप ये मांग रहे हो कि 20% दो 30%, वास्तविकता में क्या उनका समाज, उनका प्रतित्व कम है क्या। इस बात को समझना पड़ेगा कि इसलिए जब आदमी अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो उसकी जो बातें हैं और पुरानी बातों में डिफरेंसेस आ जाता। मैं कह रहा हूँ सरकार सबकी होती। बीएसपी की सरकार बनी तो क्या उन्होंने अपर कास्ट के लोगों के लिए काम नहीं किया, उनको अवसर नहीं दिया, उनके साथ कोई भिन्नता की क्या। उन्होंने तो पार्टी ही एकदम अपर हाँ, कास्ट लेकिन के अब हाथ में डाल दी है। जब आप मुद्दों से भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे विचारधारा, फिर आप नहीं कर पाओगे और इससे समाज का मनोबल घटता है, आपकी जो है क्रेडिबिलिटी गिरती है। और ऐसा हुआ तो मुझे उनसे नहीं कहना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस आंदोलन को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। तो अभी हमने लोगों की सोच को उस तरह डेवलप ही नहीं किया। हम लोग बहुत काम कर रहे हैं इंटरनल उसमें, आप देखना लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे आने वाले समय और में। यही चीज़ बदलने के लिए आप फिर राजनीति में जब आ गए हैं, 2022 के चुनाव में आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ा, गठबंधन नहीं हो पाया था आपका। नहीं होगा। लोग कहते हैं कि काफ़ी आप दौड़ भाग कर रहे थे। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ था, क्योंकि मैं व्यक्तिगत अपने समाज के बारे में बहुत सोचता हूँ। मेरा अपमान हो जाए, मेरी भागदौड़ हो जाए, मुझे सोने को खाने पीने को ना मिले, लेकिन 5 साल जो अन्याय सहना था दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमानों को, जो अन्याय हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा होते देखा, उसको रोकने के लिए शायद विपक्ष के लोगों को इतनी परवाह नहीं थी, मुझे परवाह थी। चंद्रशेखर, जब इसलिए मैं दौड़ भाग कर रहा था। आप दौड़ भाग कर रहे हाँ। थे, मुझे आप ये बताएं कि जब आप जिस दौरान लोगों के पास जा रहे थे, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे कोई भी नेता हो, भले मायावती जी ही क्यों ना हो, इन लोगों के विचार इस समाज के लिए क्या थे और किन कारणों से वो गठबंधन नहीं पूर्ण हुए? इसके लिए आपको उनके स्टेटमेंट्स, उनके पुराने किए गए कार्यों का आकलन करना चाहिए। मैं क्यों किसी को कहूँ उनके विचार क्या हैं, ये तो विचार उनके, देखो एक विचार होते हैं बाहरी आवरण, जो बीजेपी के लोग भी बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को माला चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान और विचारों की तो हत्या करते हैं। तो नेता कहता क्या है, करता क्या है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन मेरी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है। तो मैं उनके ना कह के अपने लिए ये कहता हूँ कि मेरा प्रयास था ये, हमारे दल का स्पेशली, कि बीजेपी को रोका जाए। देखो मैंने कहा ना, अगर मैं नेता होता तो उस तरह की राजनीति करता जिससे हमारे दल का व्यक्तिगत और हमारा भला होता। क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ, इसलिए मैं अपनी भूमिका अदा कर रहा था। किसी भी तरह से जो 5 साल अन्याय होगा वो ना हो। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने का एक आदेश आ गया है, उन्होंने कहा कि भाई पहले कानून था कि दलितों की ज़मीन कोई बिना डीएम की इजाज़त के नहीं ले सकता है, अब उन्होंने कहा नहीं ले सकता है। अब क्या होगा इसका परिणाम? बीजेपी के लोग तो उसको इस तरह से भी वो कर रहे हैं आम लोगों के सामने कि भाई देखो पहले दलित ही खरीदता था, सस्ते दामों पे जाती थी, अब कोई और भी खरीद ले। लेकिन होगा क्या कि कोई ताकतवर आदमी आके पीटेगा, उससे साइन कराएगा, कब्जा कर लेगा और वो लड़ता रहे। फिर इसका आंकड़ा मैंने पढ़ा था एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि 54% दलितों पे एक गज ज़मीन नहीं है। यही हालात पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं, मोस्ट बैकवर्ड के यही हालात है। ज़मीनें नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई अवसर नहीं है। यही हालात अन्य धर्मों के लोगों के भी, जो अल्पसंख्यक समाज है यहाँ, तो हालात बहुत ख़राब है। आपको नहीं लगता है कि आज भी जो दलित पिछड़ा वर्ग है वो खुद ही संगठित नहीं है? कैसे होगा संगठित? उसको संगठित तो कभी हुआ नहीं। समय समय पे इसके लिए प्रयास किया गया है, और वो ऐसा नहीं कि उनमें उस तरह के लोग नहीं विचार के। देखो मैं अगर आपको नाम गिनाऊं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर ई रामास्वामी नायकर, पेरेलल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, मामना रामसु वर्मा, बीपी मंडल, लोहिया जी, ऐसे कितने नाम जो पिछड़े वर्ग में, जिन लोगों ने बड़े पैमाने पे परिवर्तन के लिए काम। कुंभाराम आर्य राजस्थान से, आपने शायद नाम ना सुना हो, एक बहुत बड़े चिंतक, एक बहुत बड़े जो है समाज सुधारक,
तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, मगर एकजुट इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो वास्तविकता है हम छोटे छोटे अवसरों पर देख रहे हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए या उस समाज में वो सोच पैदा करने के लिए काम नहीं करे। काशीराम साहब सफल नहीं हुए क्या? करके दिखाया उन्होंने, बहुत सारे लोग सफल हुए। उस तरह से कोई ईमानदार से प्रयास नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है कि इसका अपना स्वार्थ है। जब तक हम अपने स्वार्थ को पीछे नहीं रखेंगे तब तक हम ईमानदार से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ईमानदार से काम करें क्योंकि हमने पुरानी गलतियों से सीखा कि बीएसपी की मूवमेंट में क्या गलती हुई, किस तरह से सरकार हमारे लोगों को ट्रैप करती है। अगर आपने कहीं से भ्रष्टाचार कर लिया तो सरकार आपकी गर्दन पकड़ लेगी, फिर आप मोहरे बन जाओगे, समाज के लिए बोल भी नहीं पाओगे, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो पुरानी गलतियों से हम सीख रहे हैं किस तरह से जो भाईचारा बना हुआ था उसको वो किस तरह टूट गया, कि जिसकी इतनी संख्या है भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी पे काम नहीं हुआ। आपने बात तो की लेकिन दिया नहीं। ये तो सवाल हमेशा उठ रहा है ना कि बात किया नहीं दिया, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि जब लोग ही संगठित नहीं होंगे तो मिलेगा कैसे? पहला सवाल। दूसरा, आप जब कह रहे हैं कि संगठित कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज आप चुनाव में भी आ गए, चुनाव आपने लड़ भी लिया, और लड़ा भी तो आप चले गए गोरखपुर। आपको मालूम था कि आप हारने वाले हैं या फिर ज़बरदस्ती आपने किया? आप सहारनपुर से क्यों नहीं लड़े? पार्टी का आदेश था, हमारे हमसे बड़ी कमेटी है। मैं एक वीडियो देख रहा था कल आते समय, आने से पहले, कि सहारनपुर का ही एक वीडियो था। किसी मीडिया कंपनी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि हम वोट तो मायावती को देंगे, चंद्रशेखर के साथ सपोर्ट है। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा सपोर्ट है, लेकिन वोट हम मायावती को देंगे। और उनमें से भी कुछ लोग कह रहे थे कि आपने पार्टी स्वार्थ के लिए बनाया है, संगठन आपका बेस्ट है लेकिन पार्टी स्वार्थ के लिए बनाया है। और ये कहाँ लोग बोल रहे थे आपको मालूम है? कहाँ? सहारनपुर में। ठीक है। और वो दलित पिछड़े समाज से आने वाले लोग थे। बहुत अच्छी बात है। इसका कारण क्या है? आखिर उनमें वो विश्वास क्यों नहीं जग पा रहा? आप रहने वाले कहाँ के? मेरी पैदाइश बिहार की है, परवरिश पंजाब की। परवरिश पंजाब की। हमारे कहावत है भारत में बड़ी सटीक, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिन लोगों ने मुझे यहाँ पढ़ते हुए घूमते हुए तमाम तरह की चीज़ें उसके अपने साथ देखा है, उनके लिए मैं आज भी वही हूँ। मेरा जिला है, उनके लिए मैं आज भी वही चंद्रशेखर हूँ। आज भी वो मुझसे मिलने आते हैं, उनका उस तरह का वही रहता है। अगर मैं 1 मिनट लेट हो जाता हूँ तो उनकी नाराज़गी हो जाती। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मैं रात किस कल सुबह का आपको बताता हूँ। मैं रात 4 बजे आया था परसों। सुबह कुछ लोग मिलने आए तो जो छोटा भाई बाहर था उसने कह दिया कि वो रात लेट सोए हैं तो अभी उठा नहीं पाएंगे। तो उसने कहा हमें तो क्या अगर लेट सोए तो उनको बताओ हम आए अभी मिले। तो उनके लिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि चंद्रशेखर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो मेरे सब साथ के लोग हैं। देखो आप ये बताओ। लेकिन घर के बच्चे पे विश्वास, भरोसा, उम्मीदें भी तो ज़्यादा होती हैं ना? होती है, बिल्कुल होती है। और है ना, वो वीडियो कब की है आपने ये शायद 2022 इलेक्शन से पहले की। देखो 2 चीज़ें इसमें भी। इसी सहारनपुर ने मुझे 2.25 लाख वोट दिए जिला पंचायत के चुनाव। ऑफिशियली डाटा चेक कर लेना, 2.25 लाख वोट। ये बहुत कम वोट नहीं है। इतने वोट में 2 MLA जीतते हैं। जिला पंचायत में उन्होंने मुझे वोट किया। विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुझसे मेरे मुंह पे कहा कि इस बार हम आखिरी बार इस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस बार आपका साथ नहीं देंगे। मैंने उनको समझाया कि नहीं बन रही है तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं इस बार मत कहो। मैंने भी ये सोचा कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उनसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है। इसलिए तो मैं मैक्सिमम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा। हम 80-85 सीटों पे चुनाव लड़े। हमने नॉमिनेशन 105 पे कराया। लेकिन वोट परसेंटेज क्या था आपके? बहुत कम। मोस्टली जगह हमारी जमानतें जब्त हुई। कारण? अब मैंने आपको बताया नहीं कि जनता को तो वोट देनी है। जनता ने हम पे भरोसा नहीं दिखाया। इस बार देश में प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जमानत जब्त हुई। देश की प्रधानमंत्री रहने के बाद इंदिरा गांधी जी हारी। जनता ही तो है जो तय करेगी। जनता का विश्वास, क्योंकि इतनी प्रताड़ित है जनता। इस बार का चुनाव कैसे हुआ आपने देखा? बीजेपी एक तरफ बीजेपी हराव लोग थे, एक तरफ बीजेपी जिताव लोग थे।
और बाकी लोग सबके असर हुए हैं। आपको पता है वो दल जिनकी सरकार है उनकी 200 कुछ सीटों पे जमानतें जब्त हुई हैं, हमसे भी ज़्यादा सीटों पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गोरखपुर लड़ा क्योंकि पार्टी पॉलिसी थी, पार्टी चाहती थी मैं वहाँ लड़ूँ, और मैं मैदान में हारने जीतने का डर लेके नहीं आया हूँ। मैं तो मैदान में लड़ने आया हूँ। जब आदमी लड़ेगा तो हारे जीतेगा भी। शायद आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, जब पहली बार DS4 के बैनर पे मान्यवर काशीराम साहब ने चुनाव लड़ा है तो शायद 400 साढ़े 400 वोट अप्रोक्सीमेट आए मोस्टली विधानसभाओं में। और दिल्ली में मान्यवर काशीराम जो बहुत बड़े नेता हुए, बहुत बड़े, मैं खुद को उनके पैर के नखून के बराबर मानता हूँ क्योंकि उनके काम की वजह से मेरी नज़रों में उनका कद यहाँ है। मैं पूरी ज़िंदगी भी काम करके उनके जितना नहीं कर पाऊँगा। हाँ, कुछ बेहतर कर सकता हूँ, कुछ और अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, वो एक अलग बात है। तो मैं तो सीख रहा हूँ, फिर भी मैं उनका मुकाबला कर रहा हूँ। यानी कि मेरा हौसला आप देखो, और हमारे आंदोलन का कितना बड़ा हौसला महापुरुषों के संघर्ष से हमें मिला है। यानी कि 100 साल पहले हमें साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज हम अपने पैरों पे खड़े हुए, दिया है संविधान ने। 100 साल में हमने अवसर मिलने पे अपने आप को कहाँ खड़ा किया है, ये हमारी ताकत है। और तब जब इन अवसरों को कुचलने के लिए तमाम तरह की जो है साजिशें लगातार जारी है, तो हम कमज़ोर नहीं हैं। बस मैं अपने लोगों में मानसिक कमजोरी ना आए, इसलिए विचारधारा का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार एक स्लोगन लिखा हुआ था, किसी वहाँ के पुराने किसी हिस्टोरियन, किसी महापुरुष ने लिखा हुआ कि व्यक्ति मर जाता है, मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष नहीं मरते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने वो लाइन महापुरुष नहीं मरते उसको कट कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहली बात महापुरुष पैदा नहीं होते हैं, पैदा तो एक बच्चा होता है, महापुरुष तो आदमी अपने कर्मों से बनता है। और उसका आकलन हम तब करते हैं जब वो चला जाता है, क्योंकि जीते जिंदगी आकलन नहीं कर सकते हैं। इसका भी उदाहरण है मेरे पास। बाबा साहब ने कहा कि पहली बात तो महापुरुष पैदा नहीं होता, महापुरुष अपने कर्मों, संघर्ष, समर्पण से तैयार होते हैं। और दूसरा, महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। तो हम तो अपने महापुरुषों की विचारधारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको देश के प्राइम मिनिस्टर याद है, यही प्राइम मिनिस्टर आसाराम जी के लिए बहुत गुणगान किए, वीडियो है, अभी आप चेक करा लेना। और कहा कि गुरुजी सब, और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता, आज वो गुरुजी कहाँ हैं? पिछले 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। आज वो गुरुजी जेल के सलाखों के पीछे हैं और प्राइम मिनिस्टर यही है। तो वो मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, क्यों नहीं बचा पाए? तो इस जीवित व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है। जीवित व्यक्ति कोई मसीहा नहीं हो सकता है, कोई महापुरुष नहीं हो सकता। इंसान के जाने के बाद हम लोग आकलन करते हैं कि उसने जीवन में जो किया वो महापुरुष के उसमें आता है, श्रेणी में नहीं आता। अगला सवाल मैं पूछता हूँ, आगे 2-3 और सवाल होंगे, इसका छोटा और सटीक जवाब दीजिएगा। सटीक आप तय कर लेना, मैं जवाब दे दूँ। भीम आर्मी आज करीब 300 से ज़्यादा स्कूल चला रही है, फ्री स्कूल चला रही है। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? कहाँ कहाँ ये सब काम हो रहा है और उससे कब से चला रहे हैं ये भी बताइएगा। और अभी बच्चों के ऊपर कितना उसका फ़ायदा मतलब पड़ रहा है, मिल रहा है? भीम आर्मी के स्कूल्स 1000 से ज़्यादा हैं आज के समय में। पूरे उत्तर प्रदेश में? नहीं, देश में, देश भर में। जब हमने यहाँ स्टार्ट किया तब 300 ज़्यादा थे, उसको बंद कराया गया जब मैं जेल चला गया। गांव के ही बच्चे जो 12th पास हैं वो 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो 10th और 12th पास हैं वही बच्चे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 को पढ़ाते हैं, 7, 8 को पढ़ाते हैं। जो ग्रेजुएट हैं वो 12th और 10th को पढ़ाते हैं। फिर जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अलग से वो करते हैं। अचीवमेंट ये है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम, वो यहाँ आके उन पर डॉक्यूमेंट्री बना के गए हैं हमारे कोचिंग सेंटरों पे, और वो उस बात को देख के बड़े गौरवान्वित हुए हैं किस तरह से हम लोग सामाजिक योगदान कर रहे हैं। लगातार हम लोग इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती लोग पढ़े और सरकार एजुकेशन को कमज़ोर कर रही है। हम ज़मीनी लेवल पे अपने महापुरुषों की विचारधारा को भी लोग जाने, इसलिए इसको कर रहे हैं और हम लगातार इसको करते रहेंगे और अवसर मिलने पर हम इसको और बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं आप? जुड़ गया, जुड़ गया, आप नहीं जुड़े लेकिन। मैं अपना काम कर रहा हूँ। इनविटेशन आया था?
टीम के द्वारा किसी से बात हुई थी। जिन दिनों बात हुई उस दिन मैं अपने काम में बहुत बिजी था। उनकी अपनी पार्टी, वो अपना काम कर रहे हैं। बेसिकली आप जानते हैं, जोड़ने का उद्देश्य भी अपनी राजनीतिक बांधोल को मजबूत करना ही था। प्रियंका गांधी बहुत मानती हैं आपको, मैं भी बहुत मानता हूँ। मिलने भी आई थी आपसे। हाँ, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस के दौरान क्या उनसे कभी बात नहीं हुई गठबंधन के लिए? हाँ हुई, उनसे भी बात, मिलकर लड़ने के लिए भी बात हुई। किसी एक चीज़ पे आके चीज़ें अटक गई बाद में। क्या वो चीज़ें थी? अब पॉलिटिक्स एक पॉलिसी, पार्टी कुछ पॉलिसी उन पर डिस्कस नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कुछ सीटों का बंटवारा? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा विचारधारा का नहीं कुछ। देखो ऐसा ना, पॉलिटिकल लाइन से एक अलग चीज़ है। हुई काफ़ी बातें, एक नाराज़गी भी हुई क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं जो चीज़ें तय करूँगा उनसे अलग नहीं जा सकता हूँ। तो उस समय वो अलाइंस नहीं हो पाया। उधर भी बात चल रही थी, इधर भी बात चल रही थी, और अलाइंस हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं भी मानता हूँ, मैं तो देश की हर बेटी का सम्मान करता हूँ। तो मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि मेरे दुख के समय में आई, मेरे साथ खड़ी हुई, तो उनका धन्यवाद देता हूँ। और कभी कुदरत ना करे उनके साथ कभी कोई मुसीबत होगी, इस तरह की स्थिति बन जाए। पहले तो मैं नहीं चाहता बने किसी भी बहन के साथ, लेकिन अगर बनी, आप देखना कि शायद उनके परिवार के लोग साथ छोड़ देंगे तो भी चंद्रशेखर आपको खड़ा मिलेगा। ये जिम्मेदारी है मेरी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जिसने मेरे लिए इतना सा भी कुछ किया है, कभी भी उसको मेरी ज़रूरत होगी खड़ा मिलूँगा। देश में जो वर्तमान केंद्रीय सत्ता है, उसके विपक्ष में पूरे देश का जो विपक्ष है उसको आप कहाँ देखते हैं उसके मुकाबले? मैं एक सोच रहा था चीज़, मैंने कभी किससे कही नहीं, अभी पिछले 1 साल से सोच रहा हूँ कि मुझे पहल करनी चाहिए कि सब लोगों को ये समझाना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है। जिस तरह से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संवैधानिक अधिकारों को जिस तरह से बिल्कुल ख़त्म करने का कगार पे, तो मैं पहल करके जाऊं, लोगों से कहूं कि वो मिलकर इस चुनाव को लड़े 2024, सभी लोग, और बीजेपी को रोकें। बीजेपी को इसलिए रोकें क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक युवा आज़ाद की क्या प्लानिंग है फिर इसके लिए? इस चीज़ के लिए सबको संगठित करने के लिए, जोड़ने के लिए? जितने विपक्ष की यही political प्लान मैंने जो आपको बताया। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। वो कहते हैं कि जब तक कांग्रेस के नेता या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने रहेंगे तब तक केंद्रीय सत्ता को कोई हरा नहीं सकता, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जब हर दो लोग अलग अलग होके रहेंगे तो फिर उनको जोड़ना इतना आसान तो नहीं होगा। यही बात समझाने के लिए मेरे जैसे लोगों का होना जरूरी, जिनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हर आदमी अगर बनने के चक्कर में रहेगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए मैं पिछली बार भी ठगा गया इसी प्रयास में, और लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए। अगर अब भी नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, फिर हमें अपना काम करना है, क्योंकि सत्ता हमारे लिए एक माध्यम है, जो संवैधानिक अधिकार है उनको लागू कराने का और नए अवसर पैदा करने का। सत्ता सब कुछ नहीं, उससे बड़ा है हमारे महापुरुषों का विचारधारा, उनके उद्देश्य से समाज को तैयार करना, समाज में भाईचारा पैदा करना, वो एक अलग वो है। तो अपने निजी स्वार्थों से आगे हटके हम लोग देश के बारे में सोचें तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अभी हाल ही में छतरपुर आप गए थे और धीरेन्द्र शास्त्री घटना जुड़ी हुई है। मामला क्या है और आपकी नज़र में धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? अगर वो खुद को संत कहते हैं तो एक संत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने झूठ बोला टीवी पे बैठ के कि देखो वो हमारे भाई ने किया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने पीड़ित परिवार को घर बुलवाया और उनको धमकाया और उनको ऑफर भी दिया कि आप इस लड़ाई से पीछे हट जाओ। जब आप ये कहते हो और आपकी कथनी और करनी फर्क है तो आप संत नहीं हो सकते हो, फिर आप ढोंगी हो सकते हो, पाखंडी हो सकते हो। आपको चाहिए था कि आप अपने भाई को खुद गिरफ्तार कराते, पुलिस को देते, लेकिन आपने उनका संरक्षण करने का काम किया। धीरेन्द्र शास्त्री या कोई भी हो, अगर किसी का भी भाई हमारे लोगों के स्वाभिमान सम्मान का खिलवाड़ करेगा तो उसको हमसे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर उसको ये लगेगा कि सत्ता उसको बचा लेगी, तो मैंने बताया उनको कि सत्ता बदल जाएगी, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो अपने धर्म के काम करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो भारतीय संविधान के दायरे में रह के अपने धर्म के काम के करो। वो सामाजिक जो भाईचारा है उसको तोड़ने का काम ना करे। आज तो बहुत सारे संत, एक संत है मैंने अभी देखा, ये धीरेन्द्र शास्त्री भी उनके चरणों में नतमस्तक हैं कहीं,
और वो संत बैठ के दलित और पिछड़ों को गाली दे रहे हैं, आरक्षण पे वो कर रहे हैं, उसे कोई पूछे। कौन से वाले संत? वो शायद जिनकी आंखें भी नहीं हैं, रामानुज कुछ करके नाम, इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ साथी जो हैं रिसर्च उस भेज देते हैं कि देखिए सर ये क्या कह रहे हैं। एक अच्छे बुजुर्ग आदमी हैं वो, अब मैं उनको अपमानित करूं अच्छा नहीं लग रहा है, अपने जीवन के अंत समय में है वो, और आदमी इतना आरक्षण विरोधी है और सार्वजनिक मंच पे कथा के समय बैठ के ये बात कह रहा है कि कब तक दलित पिछड़े लोग जो आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे। तुमने हजारों साल तक लाभ लिया तब कुछ नहीं हुआ तुम्हें, और दिखता नहीं है उस आदमी को, तब उसका आरक्षण चुभ रहा है, जैसे उसकी नौकरी ना लगी आरक्षण की वजह से। अनपढ़ लोग देश को ज्ञान देने चले हैं, पढ़ना चाहिए उन्हें। अगर इनके पास ज़्यादा ज्ञान होता तो लोग जो है ये बीटेक, एमटेक और पीएचडी और तमाम डीलिट और तमाम तरह के कोर्स करने के विदेशों में नहीं जाते। मैं तो कह रहा हूँ आपको जो अपना रोजगार चलाना आप चलाओ। देखो धर्म एक धंधा है, ठीक है, तो आपको अपना रोजगार चलाना आप चलाओ, लेकिन रोजगार के नाम पे अगर आप अहंकारी होके आपके लोग और आप अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट इस बात पे है कि आप अपना कोई भी काम करें, मेरी उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। अब से पहले तो हम नहीं लड़े उनसे, अभी जानकारी है कि वो अपने गांव में भी नहीं जा रहे हैं। वो जाएं जाए से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जाके अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। और अगर दोबारा उनके परिवार के लोगों ने अपराध करने का काम किया, इस तरह की सोचा भी, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। ये बात भी उनको समझ आनी चाहिए, बताने के लिए मैं छतरपुर गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और मुझे खुशी हुई कि मैं जो कुछ लेकर के आया था अपनी बेहद ईमानदारी के साथ उसका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।